हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सबका मित्तल कॉमर्स क्लासेस में। सभी को एमसीसी की तरफ से आदाब, अभिनंदन, नमस्कार, सत श्री अकाल। आई होप सारे लोग बढ़िया हैं, सारे लोग मजे में हैं और बहुत अच्छे से अपने सीए फाउंडेशन के एग्जाम देकर आए हैं और सभी लोग बहुत अच्छे तरह से सीए फाउंडेशन में पास भी होंगे। और जिन्होंने अच्छी मेहनत की है, आई होप सबकी ऑल इंडिया रैंक भी आएगी। चलिए, मेरे पास अध्ययन, तनिका, पीयूष, खुशबू, मितेश, सभी लोग गुड मॉर्निंग करें। आप सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए, एक बार पार्टिसिपेंट्स में देख लेता हूं। 71 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरी आवाज, मेरा ऑडियो वीडियो 73 हो गए हैं। चलिए, तो मेरा ऑडियो वीडियो एक बार प्रॉपर है तो सभी लोग मुझे ओके कर दें। शिवम कह रहे हैं योर वॉइस इज नॉट कमिंग। नहीं बेटा, वॉइस प्रॉपर आ रही होगी। एक बार आप अपने हैंड पे कनेक्शन चेक कीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल मैं स्टूडियो में क्लास ले रहा हूं। यहाँ पे बिल्कुल हाई स्पीड 5G इंटरनेट है, तो स्पीड का, वॉइस का कोई इशू नहीं होना चाहिए। माइक की बैटरी मेरी डाउन हो गई है, वो एक अलग बात है, वो एक हो सकता है इशू। ठीक है, चलिए, तो सभी लोग यस कह रहे हैं, प्रॉपर कह रहे हैं, वीडियो ओके है। ध्रुवी कह रही है नो वीडियो। बेटा एक बार आप अपने हैंड पे चेक कीजिएगा, क्योंकि यहां पे ऑडियो वीडियो की जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, ऑडियो वीडियो की कोई प्रॉब्लम यहां पे नहीं रहनी चाहिए। तो हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स अभी भी जुड़ रहे हैं। एक बार आप बता दें, शायद आपकी पिछली क्लास थी वो एंड हो चुकी है। तो मैं एक बार स्टार्ट करता हूं, एक बार देख लेता हूं। 1-2 मिनट और इंतजार करते हैं। अभी पार्टिसिपेंट्स, बच्चे हमारे साथ कंटिन्यूअसली जुड़ रहे हैं, जैसा मैं देख पा रहा हूं। ठीक है, तो सभी को हमारे साथ में जुड़ जाने दो, आप सभी को ऐड हो जाने दो क्लास में, ताकि फिर स्टार्ट करें, क्योंकि पहला दिन है। चलिए, मेरे हिसाब से जिनको क्लास में आना था वो सभी लोग आ चुके हैं। तो एक बार फिर से सभी को मित्तल कॉमर्स क्लासेस की तरफ से आदाब, अभिनंदन, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सीए शशांक सराफ स्वागत करता हूं आपका मित्तल कॉमर्स क्लासेस की तरफ से सीए इंटरमीडिएट में। चलिए, तो एक बार तुषार कह रहे हैं सर ये फर्स्ट क्लास है। निकेत कह रहे हैं नमस्ते सर। वैभव कह रहे हैं सर आपके पास मैसेज आ रहे हैं। बिल्कुल मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, लेकिन अब मैं मैसेज थोड़े समय के लिए नहीं देखूंगा, क्योंकि आपको पता है कि क्लास थोड़ी बड़ी है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स थोड़े ज्यादा हैं, तो वो मैसेज पढ़ने में चला गया तो फिर मैसेज पढ़ता ही रहूंगा। ठीक है, आइए चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज के अपना पहला लेक्चर, शुभारंभ करते हैं पहली क्लास का। तो सर आपके मन में होगा सर कौन सा सब्जेक्ट आप हमें पढ़ाओगे। ठीक है, बिल्कुल मैं सारी चीजें, सारी जो आपके मन में डाउट्स हैं, दुविधाएं हैं, उनको दूर करूंगा। सबसे पहले सीए इंटरमीडिएट में थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट दे देना चाहता हूं। सीए इंटरमीडिएट में कितने पेपर्स हैं, ठीक है, और कौन सा पेपर कितने मार्क्स का है, कौन सा सब्जेक्टिव है, कौन सा ऑब्जेक्टिव है, सारी बातें एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूं। हो सकता है आप लोगों को पता हो, किसी और सर ने आपको बताया हो, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार मैं ऐसा चाह रहा था कि मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, माई सेल्फ इज सीए शशांक सराफ। मेरा नाम शशांक सराफ है और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मैं आपको लॉ सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, लॉ सब्जेक्ट में मेरी मास्टरी है और पिछले 7 ईयर से मैं मित्तल कॉमर्स क्लासेस में ही पढ़ा रहा हूं लॉ सब्जेक्ट। और यहां से जितनी भी सीए इंटरमीडिएट में रैंक्स आई हुई हैं, 90% स्टूडेंट मेरे ही पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, आपके भी यदि सीए फाउंडेशन में किसी ने पेन ड्राइव क्लास ली हो तो मेरी रिकॉर्डिंग थी। वो बच्चे मुझे जानते होंगे, या फिर आपके सीनियर्स, आपके बड़े भाई बहन कोई रिलेशन में पढ़े हुए हैं तो एमसीसी में, इंटर में डेफिनेटली मुझे जानते होंगे। ठीक है, अबे कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, आशीर्वाद दो सर, मेरे ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ है। ठीक है, चलिए, हाँ जी, अभी अपन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, सीए इंटरमीडिएट में डियर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जो है वो जो फाउंडेशन का रिजल्ट आए, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपका आए। ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स से पास हों, और जिन्होंने रैंक के हिसाब से मेहनत की है उनकी डेफिनेटली ऑल इंडिया रैंक भी आए। ठीक है, चलिए सर, थैंक यू आपका, मुझे पता है आप मुझे यही कह रहे हैं। मैं एक बार चैट नहीं देख पा रहा हूं। अब देखिए, सीए इंटर में आपके सबसे पहले तो डियर मैं आपको बता दूं, सीए इंटर आपका 800 मार्क्स का होगा। ठीक है, 800 मार्क्स का होगा। फाउंडेशन 400 मार्क्स का है और इंटर 800 मार्क्स का। तो सर क्या फाइनल 1600
1600 मार्क्स का होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी नहीं लगाना है, वो भी 800 मार्क्स का ही है, फाउंडेशन भी 800 मार्क्स का सीए इंटरमीडिएट होगा। इसमें डियर आपके 8 पेपर्स होंगे, ठीक है, 8 पेपर्स हैं, जिसमें कि ईच पेपर गाइज, ईच पेपर जो है वो आपका 100 मार्क्स का होगा। ईच पेपर विल बी ऑफ 100 मार्क्स। ओके सर, ठीक है। अच्छा, आप सीए इंटरमीडिएट में आपके जो 800 मार्क्स हैं वो डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स, जो 8 पेपर्स हैं वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हैं, ठीक है। सीए इंटर के अंदर एक तो है आपका ग्रुप 1, ठीक है, ग्रुप 1 है, एंड एक है गाइज आपका ग्रुप नंबर 2, ठीक है। एक ग्रुप 1 है और एक ग्रुप 2 है। ग्रुप 1 में गाइज आपके टोटल जो हैं वो 4 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और उसी तरह से ग्रुप 2 में भी आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं। इस तरह से देयर आर टोटल 8 सब्जेक्ट्स इन सीए इंटरमीडिएट, ठीक है। हर पेपर 100 मार्क्स का होगा, तो ग्रुप 1 आपका 400 मार्क्स का है, और ग्रुप 2 जो है डियर वो भी आपका 400 मार्क्स का है। अच्छा सर, ऐसा है क्या? हाँ बेटा, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। अब आपको यदि सीए इंटर में पास होना है, सीए के किसी भी लेवल पे पास होना है, तो 50% मार्क्स आपको लाने होते हैं। हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 मार्क्स और ओवरऑल 50% मार्क्स लाने होते हैं। 800 में से यानी आपको पासिंग मार्क्स जो है वो 400 मार्क्स, ये आपके पासिंग मार्क्स होंगे, ठीक है। 400 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है। अब देखिए, दोनों ग्रुप आप एक साथ भी दे सकते हो और दोनों ग्रुप आप अलग अलग भी दे सकते हो, ठीक है। एक साथ भी दे सकते हैं एंड अलग अलग भी दे सकते हैं। नवंबर 2021 में जो आपका एग्जाम होगा, आप बोथ ग्रुप भी दे सकते हो, और या फिर ऐसा कर सकते हो नवंबर 2021 में एक ग्रुप दे लो और मई 2022 में एक ग्रुप दे लो। लेकिन हम एडवाइस यही करते हैं स्टूडेंट को कि आपको जो है वो दोनों ग्रुप, बोथ ग्रुप एक साथ देने चाहिए। सर ऐसा क्यों, दोनों ग्रुप एक साथ क्यों देने चाहिए? हर पर्सन यही हमें बोलता है, क्योंकि डियर देखिए क्या होता है, आपने ग्रुप 1 का एग्जाम दिया और उसमें 400 में से आपके 240 मार्क्स आ गए, ठीक है, और ग्रुप 2 का आपने एग्जाम दिया, बोथ ग्रुप आपने साथ में दिया, ग्रुप 2 में आपके 180 मार्क्स आ गए, ठीक है। तो बेटा क्या होता है, आपको ये मर्जिंग कर दी जाती है मार्क्स की। 420 मार्क्स हैं तो वो दोनों ग्रुप्स आप पास हो जाओगे। लेकिन आप एक एक करके ग्रुप दोगे, तो मान लीजिए नवंबर 2021 में 240 मार्क्स आए, फिर मई 22 में आपने सेकंड ग्रुप दिया, उसमें 180 मार्क्स आए, तो ये 40 मार्क्स का जो बेनिफिट है ये आपको नहीं मिलेगा मई 22 में, फिर ये ग्रुप आपका रह जाएगा, ये पास हुआ माना जाएगा। तो एक साथ देते हो तो एक ग्रुप में मार्क्स ज्यादा आते हैं, तो वो दूसरे ग्रुप में मार्क्स कम है तो उसमें ऐड होके एग्रीगेट होके आपका रिजल्ट आता है। तो बोथ ग्रुप देने से आपको जो है वो ये बेनिफिट सबसे तगड़ा, सबसे बेहतर बेनिफिट मिलता है। इसलिए वी ऑलवेज एडवाइस दैट स्टूडेंट शुड गिव बोथ द ग्रुप्स टुगेदर, ठीक है। सारे स्टूडेंट को एक साथ दोनों ग्रुप देने चाहिए, ठीक है सर, ठीक है। आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है सर, आप हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाओगे? तो मैंने आपको बताया था डियर, आपका जो ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप 1 में आपका पेपर 2 होगा, ठीक है। ग्रुप 1 में पेपर नंबर 2 होगा, जिसका नेम है अपना कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। ये सब्जेक्ट डियर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ये भी 100 मार्क्स का सब्जेक्ट होगा, ठीक है। 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है ये भी, क्योंकि हर पेपर ही अपना 100 मार्क्स का है, तो ये पेपर भी हमारा 100 मार्क्स का होगा। ओके सर। अब देखिए, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ में सर एक बात बताओ, ये पेपर सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है? तो डियर, सीए इंटरमीडिएट में जो लॉ है वो पार्टली सब्जेक्टिव है और पार्टली ऑब्जेक्टिव है। हैं सर, ऐसा भी होता है कोई पेपर पार्टली सब्जेक्टिव पार्टली ऑब्जेक्टिव? हाँ बेटा, ऐसा भी है। जैसे हमारा जो पेपर 2 है, जो ग्रुप 1 का कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, वो पार्टली सब्जेक्टिव है पार्टली ऑब्जेक्टिव है। यानी कि ध्यान रखिएगा, 70% पेपर, 70% पेपर का मतलब 70 मार्क्स का जो पेपर है, 70 मार्क्स का जो पेपर है वो आपका सब्जेक्टिव होगा डियर। सब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ? सब्जेक्टिव का मतलब हुआ डियर कि आपको अपनी राइटिंग स्किल्स यहां पर दिखानी पड़ेगी। सब्जेक्टिव का मतलब है आपको अपनी राइटिंग स्किल्स यहां पर दिखानी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा। जैसे आपने
सीए फाउंडेशन में बिजनेस लॉ का अपना पेपर दिया, सेम वैसे ही यहां पर अपना होगा, ठीक है। और 30% गाइस, 30% जो पेपर है, ठीक है, 30% पेपर यानी 30 मार्क्स का पेपर, 30 मार्क्स का जो पेपर होगा गाइस वो आपका होगा ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब बेटा वही एमसीक्यू बेस्ड पेपर जो होता है, ABCD 4 विकल्प आपके सामने दिए रहते हैं, 4 विकल्प में से किसी एक सही विकल्प का आपको चुनाव करना पड़ता है। नोट से पढ़वाओगे या लिखना पड़ेगा वो सब बता देंगे, OMR शीट सब बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। चलिए OMR शीट देंगे ICI वाले, ठीक है, सब बता दूंगा मैं। देखिए कमेंट आप एक बार थोड़ा कम करें बेटा, क्योंकि फिर मैं नहीं बोल पाऊंगा यदि आप बोलेंगे, ठीक है। तो 70% पेपर सब्जेक्टिव होगा और 30% पेपर आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा लॉ के अंदर। सर अब आप एक बात बताइए हमें, क्या सीए इंटरमीडिएट में सारे पेपर में ही ऐसा है? क्या सारे पेपर पार्टली सब्जेक्टिव हैं, पार्टली ऑब्जेक्टिव हैं? ना बेटा ना। सीए इंटरमीडिएट में टोटल आपको अभी बताया था 8 पेपर्स हैं, 8 पेपर्स में से डियर 4 पेपर ऐसे हैं जो कंप्लीटली सब्जेक्टिव हैं, कंप्लीटली सब्जेक्टिव हैं, वहां पर कोई ओएमआर का चक्कर नहीं है। लेकिन जो बाकी के रिमेनिंग 4 पेपर्स हैं उनमें यह पैटर्न फॉलो होता है, 70% मार्क्स सब्जेक्टिव और 30% मार्क्स जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा। अच्छा सर एक बार मैं साइड में देखो आपको बता देता हूं, आपका जो है सबसे पहले ग्रुप, हाँ जी ध्यान रखिएगा, जो ग्रुप आपका 1 है, ग्रुप 1 में पहला पेपर आपका अकाउंट्स का होता है, ठीक है। अकाउंट्स का जो पेपर है वो कंप्लीटली आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। जैसे सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स था कंप्लीटली सब्जेक्टिव था, वैसे ही सीए इंटर में अकाउंट्स कंप्लीटली सब्जेक्टिव है। सेकंड पेपर अभी आपको बताया ही मैंने, जो लॉ का पेपर है वो बताओ क्या है, वो बेटा पार्टली, ठीक है, पार्टली आपका क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा एंड पार्टली आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। ये अभी आपको मैंने बताया। थर्ड पेपर डियर आपका कॉस्टिंग का पेपर है, कॉस्टिंग का पेपर आपका कंप्लीटली सब्जेक्टिव पेपर होगा। एंड फोर्थ पेपर आपका टैक्स का पेपर है, जिसमें इनकम टैक्स और जीएसटी आपका आएगा, वो आपका पार्टली लिख रहा हूं समझ जाना, यानी 70 मार्क्स सब्जेक्टिव 30 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसके अलावा यदि डियर मैं बात करूं आपके ग्रुप 2 की, ठीक है, ग्रुप 2 में भी आपके 4 पेपर्स हैं। फिफ्थ पेपर आपका एडवांस अकाउंटिंग का है, एडवांस अकाउंटिंग का पेपर कंप्लीटली सब्जेक्टिव है, अकाउंट्स पूरी तरह से सब्जेक्टिव है। सिक्स्थ पेपर आपका ऑडिट का है, वो पार्टली सब्जेक्टिव है और पार्टली ऑब्जेक्टिव है। जिसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों है, उसमें सेम पैटर्न है, 70 मार्क्स 70% पेपर सब्जेक्टिव है, 30% पेपर ऑब्जेक्टिव है। सेवंथ पेपर आपका EIS एंड SM का है, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये भी आपका पार्टली सब्जेक्टिव एंड पार्टली ऑब्जेक्टिव है। एंड एट्थ पेपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट FM एंड इकोनॉमिक्स इको का है, जो कंप्लीटली सब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कौन से पेपर सब्जेक्टिव हैं, कौन से पेपर ऑब्जेक्टिव्स हैं। ओके सर ये बात तो आपने हमें अच्छी बता दी, मुझे पता है मैंने आपको अच्छी बात बताई है। चलिए अब अपन एक बार चैट में सारी बात मैं बता दूंगा। साक्षी जैन कह रहे हैं नो वॉइस सर, आवाज मेरे हिसाब से प्रॉपर आ रही है, आवाज आ रही है बिल्कुल बेटा। मैंने आपको बताया कि आपको आवाज की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आवाज की दिक्कत होगी तो एक साथ सारी चीजें बता दूंगा मैं, नेगेटिव वेगेटिव सब, आप टेंशन फ्री रहो, अभी बताने जा रहा हूं, ठीक है। एक बार मैं इसको नीचे वाले को रिमूव कर रहा हूं। तो मैं आपको बता रहा था, अपने पेपर का इंट्रोडक्शन दे रहा था, पेपर ग्रुप 1 का पेपर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, ठीक है, उसका पैटर्न क्या रहेगा डियर आपको बता दिया मैंने। अब फ्रेंड्स आपके मन में एक बहुत बड़ा सवाल जो अभी मैं चैट पे पढ़ भी रहा था, कुछ बच्चे कह रहे थे सर एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव वाले में नेगेटिव मार्किंग है क्या? क्योंकि सर हमने ऐसा देखा है ऑब्जेक्टिव पेपर होता तो आसान है, बट उसमें जो सबसे बड़ा लोचा ये होता है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। जैसे सीए फाउंडेशन में भी आपके थी मैथ्स, स्टेट्स, रीजनिंग और इको वाला जो पेपर था बीसी के, उसमें ठीक है ऑब्जेक्टिव तो था उसमें, बट उसमें नेगेटिव मार्किंग थी। हाँ सर, लेकिन बेटा सीए इंटरमीडिएट में आपके लिए खुशखबरी है, और वो खुशखबरी ये है
कि आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में भी किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। सर ये तो बल्ले बल्ले हो गई, मजा आ गया बेटा, बिल्कुल मजा आ गया, मुझे पता है, क्योंकि अब आपको बिल्कुल क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आना है। अच्छा सर कुछ नहीं आए तो जय माता दी बोल के कोई सा भी सर्किल, कोई सा भी गोला भर के आ जाना, क्या है, मार्क्स तो कटने हैं नहीं वहां पे, ठीक है। आई होप बात सबको समझ में आ गई होगी। अच्छा सर ये जो नेगेटिव मार्किंग है वो क्या लॉ में ही नहीं है, सब में ही नहीं है? बेटा किसी में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अभी तक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने नेगेटिव मार्किंग का ऑब्जेक्टिव पेपर में कोई प्रोविजन नहीं लगाया है। सीए इंटर में आने वाले टाइम में हो सकता है, बट आपके अटेम्प्ट में नहीं होगा, ये आप निश्चिंत रहिए। तो सीए इंटर लॉ में किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं है और किसी भी पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आई होप आपको बात समझ में आ चुकी है मेरी। अब देखिए सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आते हैं सर वो कैसे आते हैं? सर वो ज्यादा केस स्टडी बेस आते हैं या सर डायरेक्ट थ्योरी वाले क्वेश्चन आ सकते हैं? बेटा सेम फंडा है जो सीए फाउंडेशन में है। ये जो हमारा, चलो एक बार वो नीचे वाला जो पोर्शन है थोड़ा सा इसको मैं रिमूव कर देता हूं। हाँ जी, जो, हाँ डियर, अब ध्यान रखना है ये जो सब्जेक्टिव वाला जो पैटर्न है इसमें दोनों तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। केस स्टडी बेस, ध्यान रखना, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और आपके डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अच्छा सर कितने परसेंट पेपर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और कितने परसेंट पेपर डायरेक्ट क्वेश्चंस वाला आता है? बेटा हम इसके बारे में सिर्फ कयास लगा सकते हैं, सिर्फ अनुमान, सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी आईसीआई हमारा माँ बाप है, वो क्या कुछ कर दे कुछ पता नहीं। अच्छा सीए फाउंडेशन में आपका वाला जो पेपर था ना, उससे पहले के आप पेपर देखो फाउंडेशन के, तो उसमें केस स्टडी की भरमार थी, लाइन से केस स्टडी थी, आपने देखा होगा। लेकिन आपके वाले अटेम्प्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आईसीआई ने दबा के पूछे एकदम। बताओ बात सही है या नहीं? आपके अटेम्प्ट में बहुत क्वेश्चन आए हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, अमूमन इतने आते नहीं है। सीए इंटर में क्या होता है, लगभग 70% पेपर केस स्टडी बेस देखा गया है, बट ऐसा भी हो सकता है भाई 50% पेपर केस स्टडी बेस आ गया और 50% पेपर डायरेक्ट क्वेश्चन वाला आ गया। कैसी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। सर पूरा पेपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, ऐसा नहीं होगा, दोनों आएगा तो मिक्सअप थोड़ा ऊंचा नीचा जरूर हो सकता है। हाँ 50% एटलीस्ट मेरा यह मानना है पास्ट पेपर्स को देखते हुए कि डेफिनेटली 50% जो पेपर्स हैं शायद वो केस स्टडी वाला होना चाहिए। ओके सर, ये अब उसमें कम ज्यादा तो आईसीआई पे डिपेंड करता है कि वो क्या कैसे करता है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद में सर ये जो एमसीक्यू आएंगे, एमसीक्यू सर वैसे ही आएंगे जैसे सीए फाउंडेशन में हमारे आते थे मैथ स्टेट्स में और इकोनॉमिक्स और बीसीके में? ना बेटा ना, ऐसा यहां पर नहीं है। वहां पर जो क्वेश्चन आते थे आपके वो एक एक मार्क्स के क्वेश्चन आते थे। तो सर यहां पे क्या ज्यादा मार्क्स के आते हैं? यहां पर एक एक मार्क्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये जो एमसीक्यू वाला पोर्शन है ना डियर, ये एमसीक्यू वाला जो पेपर है एमसीक्यू, ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और ध्यान रखिएगा 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जैसे 20 क्वेश्चन तो शुरू में पूछ लिए एक एक मार्क्स के, 21 से लेके 25 तक के 5 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के पूछ लिए, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपके आते हैं एमसीक्यू में। ऐसा जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन एक एक मार्क्स के आएंगे, देयर में बी सम क्वेश्चंस जिनका वेटेज जो है वो 2 मार्क्स होगा। अच्छा बेटा उसके अलावा मैं आपको बता दूं यहां पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सर एमसीक्यू में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन? हाँ डियर हाँ, एमसीक्यू में भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बेटा आपने रीजनिंग में ऐसा देखा होगा, एक पैराग्राफ होता है ना, ऐसा पैराग्राफ दे देते हैं, फिर ऐसा बोलते हैं उस पैराग्राफ के बेसिस पे क्वेश्चन 6 से लेके 10 तक के आंसर्स दो। वैसे लॉ में पूछे जा सकते हैं, जो जो ऑब्जेक्टिव पेपर है सब में आ सकते हैं वैसा क्वेश्चन। एमसीक्यू में भी केस स्टडी बेस की एक बहुत बड़ा पैराग्राफ दे दिया, उसको पढ़ के इन 5 क्वेश्चंस के आंसर दो। क्योंकि आईसीआई ने 1 साल पहले ये नोटिफिकेशन निकाला था कि हम एमसीक्यू में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये जो अभी अटेम्प्ट हुआ उसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन केस स्टडी बेस पूछा था, उससे पहले नहीं पूछा था। तो आने वाले टाइम में भी जैसे 3-4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, एक पैराग्राफ दे देंगे और बोलेंगे ये 3 क्वेश्चन इस पैराग्राफ के बेसिस पे आंसर दो, तो वो भी एमसीक्यू में भी वैसा पूछा जा सकता है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि आएंगे तो वो कैसे आएंगे
और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि पूछे जाएंगे तो वो कैसे पूछे जाएंगे। अच्छा, ऑब्जेक्टिव पेपर जो होता है वो कभी भी ICAI आपको अपने साथ ले जाने नहीं देता है। ये आपने देखा होगा कहां पर, मैथ, स्टेट्स, रीजनिंग में देखा होगा, उसमें इकोनॉमिक्स में देखा होगा। सर ऐसा क्यों होता है, सब्जेक्टिव तो दे देते हैं ऑब्जेक्टिव नहीं देते हैं। बेटा इसके कई कारण हैं, इंटरनल रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव पेपर वो बाहर नहीं ले जाने देते हैं। ठीक है, चलिए सर क्या कारण है ऐसा। बेटा कारण ये है कि जनरली क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में तो बच्चा हाँ भाई 100 मार्क्स का मेरे इतने आ रहे हैं, और CA में आपको पता है कम ज़्यादा ICAI कुछ पता नहीं कर सकता है अंदर, तो फिर बाद में बहुत लफड़ा हो सकता है, इसलिए वो नहीं है। सब्जेक्टिव में तो भाई ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, हमने दे दिया 8 मार्क्स, दे दिए, सब कुछ सही है, लेकिन दे दिए। कुछ कोई कर बोल देगा देखो यहाँ पे ऐसा ऐसा है, हमने दे दिया, चैलेंज नहीं हो सकता। हाँ, कम नहीं करता ICAI मार्क्स, मैं आपको बता दूं पॉजिटिव मॉडरेशन होता है हमेशा ICAI में, नेगेटिव मॉडरेशन नहीं होता है। आप ये मान के चलिएगा, आप ये बोलो स्केलिंग होती है, मार्क्स काट लेते हैं, नहीं, नेगेटिव मॉडरेशन नहीं होता है, जनरली पॉजिटिव मॉडरेशन ही होता है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है, आपका पेपर नहीं ले जाने देने का ऑब्जेक्टिव बेस्ड। तो ये जो 30 मार्क्स वाला पेपर है OMR बेस्ड होगा। ICAI आपका क्या करेगा, वहां पे आपको पेपर देगा अलग से ऑब्जेक्टिव का, OMR शीट होगी, ठीक है, उसको आपको फिल करना है, वो वहीं देना है, पेपर भी वहीं सबमिट होता है। सब्जेक्टिव पेपर कॉपी मिलेगी, पेपर आपको बाहर लेके आने दिया जाएगा, कॉपी तो वहीं छोड़नी है, कॉपी थोड़ी लाओगे बाहर, ठीक है, कॉपी आपको वहीं देके आनी है। तो इस तरह से आपका रहेगा। अच्छा सर, ये बात तो हमें समझ में आ गई। सर अब हमें और भी कुछ जानना है, मुझे पता है आपको क्या क्या जानना है, सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। सर एक बात बताओ, अब जो ये लॉ वाला सिलेबस, लॉ का जो ये हमारा सिलेबस है, उसमें कौन कौन से एक्ट आएंगे, हमें ये जानना है कौन कौन से एक्ट आएंगे। बिल्कुल हम उसी पे अब चर्चा करने जा रहे हैं कि आपका जो CA इंटर, ठीक है, ये जो टॉपिक है मेरे हिसाब से नोट करने वाली कोई चीज नहीं है, क्योंकि इसको हम याद करें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको आप एक बार, मैंने आपको बता दिया, नोट करने की कोई जरूरत नहीं है इसको, ठीक है, क्योंकि याद करें, ये इस पे क्वेश्चन पूछ ले ICAI कि कितना % सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ऐसी कोई बात नहीं, तो इसको आपको नोट नहीं करना है। सिलेबस भी आपको नोट नहीं करना है, ठीक है, मैं आपको एक बार बता देता हूं, क्योंकि सिलेबस अपने आप ही, सिलेबस तो याद होगा ही होगा कम से कम, जब इतने सारे प्रोविजन याद कर रहे हैं। तो CA इंटर लॉ में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से एक्ट हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। बेटा CA इंटर में आपके टोटल 2 मॉड्यूल्स हैं। जैसे CA फाउंडेशन में लॉ का केवल एक ही मॉड्यूल था, उसी मॉड्यूल में आपके 5 एक्ट्स हुआ करते थे, बट इन CA इंटर देयर आर 2 मॉड्यूल्स, ठीक है। आपने देखा मॉड्यूल जो 1 है, ठीक है, हमारा जो मॉड्यूल 1 है उसका नेम है कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट लॉ का मॉड्यूल है, क्योंकि डियर आपने इस सिलेबस, इसका हमारे पेपर का नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, तो पहला मॉड्यूल है कॉर्पोरेट लॉ का और दूसरा मॉड्यूल है अदर लॉ का। सर कॉर्पोरेट लॉ में सिर्फ और सिर्फ आपका एक एक्ट पूछा जाएगा, एक एक्ट है, ठीक है, और उसका नेम है द कंपनीज एक्ट। डियर ध्यान रखना, उसका नेम क्या है, द कंपनीज एक्ट 2013। सर ये एक्ट तो हमने CA फाउंडेशन में ही पढ़ लिया था। नहीं बेटा, ये एक्ट आपने CA फाउंडेशन में सिर्फ इसका ट्रेलर देखा था, 1% भी नहीं था आपके सिलेबस में। पूरी पिक्चर तो अभी CA इंटरमीडिएट में आएगी। अच्छा सर ऐसा है क्या? बिल्कुल बेटा, आपको पता है ये कंपनीज एक्ट 2013 क्या है, मिर्जापुर की वेब सीरीज की तरह चलेगा बेटा। CA फाउंडेशन में भी है, पार्ट 2 इंटर में भी है, फिर CA फाइनल में भी है। तो एक वेब सीरीज है ये एक तरह से, जिसके 3 पार्ट्स आएंगे, 3 हिस्से आएंगे आपके, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 कॉर्पोरेट लॉ का फर्स्ट मॉड्यूल है, ठीक है। चलिए, तो निकेत कह रहे हैं सर लैपटॉप पे आ रही है वॉइस प्रॉब्लम। बेटा आप अपना एक बार इंटरनेट कनेक्शन या अपना इक्विपमेंट चेक कीजिए। मेरे हिसाब से हमारे हैंड पे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है वॉइस की, ठीक है। हाँ जी, तो कंपनीज एक्ट 2013 है, और कंपनीज एक्ट 2013 गाइज अकेला आपके 60 मार्क्स का पेपर कवर करेगा। है सर ये अकेला एक्ट 60 मार्क्स? हाँ बेटा, ये अकेला एक्ट सब पर भारी पड़ेगा,
कॉर्पोरेट लॉ का मॉड्यूल 1 है। कंपनीज एक्ट 2013 60 मार्क्स का पेपर कवर करेगा, बिकॉज कंपनीज एक्ट 2013 आपके इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एक्ट है, सबसे बड़ों में से एक एक्ट है। अच्छा सर, हाँ बेटा, आपको पता है कंपनीज एक्ट 2013 में डियर 470 सेक्शंस हैं। सर 470 सेक्शंस हैं? हाँ बेटा 470 सेक्शंस हैं और टोटल 29 चैप्टर्स हैं। सर ये चैप्टर्स क्या होते हैं? सेक्शंस तो हमें पता है बेटा, कुछ सेक्शंस जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं, रिलेटेड होती हैं आपस में। तो आईसीआई क्या करता है कि, या हमारा लॉ क्या करता है, वो सिमिलर और रिलेटेड सेक्शंस को मर्ज करते हुए मिलाकर उनका एक चैप्टर बना देता है और उस चैप्टर का नेम दे देता है, ताकि पढ़ने वालों को आसानी रहे। चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं भाई अपन, ठीक है। तो सर 470 सेक्शंस और ये 29 चैप्टर सारे हमारे सीए इंटर में है ना बेटा ना। आपके केवल सीए इंटर में सेक्शन नंबर सेक्शन 1 से लेके 148 तक, 1 to 148 सेक्शन सी, ठीक है, 1 to 148 सेक्शन सी आपके सिलेबस में है। और ये शुरुआत की जो 148 सेक्शंस हैं, ये शुरू के 10 चैप्टर्स के जरिए कवर होती हैं। शुरुआत के जो 10 चैप्टर्स हैं वो आपके सेक्शन 1 से लेके 148 की सेक्शंस को डियर क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। यानी सर आगे हमें सीए, एक सीए को क्या पूरे सेक्शन का, पूरे लॉ का नॉलेज होना जरूरी नहीं है? बिल्कुल नॉलेज होना जरूरी है, लेकिन आगे का जो लॉ है, ठीक है, इस कंपनीज एक्ट 2013 जो ये वेब सीरीज है, इसका पार्ट 3 आप कहां पर पढ़ेंगे? सीए फाइनल में पढ़ेंगे। वहां पर भी 60 मार्क्स का आएगा कंपनीज एक्ट, वहां पर सेक्शन 149 से लेके सेक्शन 470 तक है। यानी आगे के जो 19 चैप्टर्स हैं वो सारे आपको कहां पर देखने को मिलेंगे डियर? वो आगे सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे सीए फाइनल में। ओके सर, ये बात हमें समझ में आ गई। तो कंपनीज एक्ट 2013 60 मार्क्स का है और उसमें भी मैं आपको बता दूं, ये आपके 1 to सेक्शन 1 से लेके 148 हैं सिलेबस में और 10 चैप्टर्स हैं। ओके सर, अब देखिए हम चर्चा करते हैं। अब ये मॉड्यूल 1 का कंटेंट है और उसके बाद में आता है हमारा मॉड्यूल 2। सर मॉड्यूल 2 बेटा, मॉड्यूल 2 है हमारा अदर लॉज का। अदर लॉज में गाइस टोटल जो हैं वो आपके 4 एक्ट्स हैं, टोटल 4 एक्ट्स हैं, ठीक है। वो चारों एक्ट्स मिला के 40 मार्क्स के हैं और कंपनीज एक्ट अकेला 60 मार्क्स का है। इसका मतलब सर कंपनीज एक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है। बिल्कुल बेटा, ध्यान तो सभी पे देना है, बट इसका वेटेज ज्यादा है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, बहुत अच्छे से करना है। तो मॉड्यूल 2 अदर लॉज में कौन कौन से एक्ट हैं डियर? 4 एक्ट्स हैं इसमें। अच्छा सर कौन कौन से? सबसे पहला जो इसमें एक्ट है वो है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सर ये क्या बात हुई? ये एक्ट तो हमने पढ़ लिया फाउंडेशन में और ये तो बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत बहुत डिटेल में पढ़ा है। बेटा आपकी बात सही है, आपने डिटेल में पढ़ा है, बट कुछ पार्ट आपने नहीं पढ़ा था सीए फाउंडेशन में। इसका जो पार्ट नहीं पढ़ा था वही आपको सीए इंटर में पढ़ना है सर, ऐसा भी है क्या? हाँ बेटा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है वो ब्रिटिशर्स का एक्ट है, अंग्रेजों के टाइम का बनाया हुआ एक्ट, आपको पता होगा, ठीक है। तो जब ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आया था, उस समय इस एक्ट में टोटल 11 चैप्टर्स हुआ करते थे डियर। कितने चैप्टर्स हुआ करते थे? इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 11 चैप्टर्स हुआ करते थे। उसके बाद में 1930 में जो लॉ मेकर्स हैं उनको ऐसा लगा कि यार ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक चैप्टर ऐसा है जिसके प्रोविजंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से बिल्कुल मैच नहीं करते। तो उस चैप्टर को हटा दिया, वहां से रिमूव कर दिया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, और उसका एक अलग से एक्ट बना दिया जिसका नेम रख दिया हमने द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। उसके बाद में आफ्टर 2 इयर्स एक बार फिर से ऐसा महसूस हुआ कि यार एक चैप्टर ऐसा है जिसके प्रोविजन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कंप्लीटली डिफरेंट है, तो उस चैप्टर को भी वहां से हटाया और उसका भी एक अलग से एक्ट बना दिया जिसका नेम रख दिया द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो बेटा 11 में से 2 चैप्टर उड़ गए, कितने रह गए? 9 चैप्टर्स। देयर आर 9 चैप्टर्स इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बट एक बात बताओ, सीए फाउंडेशन में क्या आपने 9 चैप्टर्स पढ़े थे या ओनली 6 चैप्टर्स पढ़े थे? 6 चैप्टर ही पढ़े थे। लास्ट यूनिट 6th यूनिट थी कंटीजेंट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की। कुछ याद आया? बिल्कुल याद आ गया सर, अभी अभी तो पढ़ के आए हैं। तो यानी जो 3 चैप्टर्स, उनको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स कहा जाता है लॉ में,
चैप्टर 7, 8 और 9 को, जो आपने नहीं पढ़े थे फाउंडेशन में, वो थोड़े एडवांस लेवल के हैं, तो आईसीआई ने कहा एडवांस लेवल के हैं तो हम भी उनको थोड़ा एडवांस लेवल पे डालेंगे। यानी जो 3 चैप्टर्स आपने नहीं पढ़े थे, कहां पर डियर सीए फाउंडेशन में, ओनली वही 3 चैप्टर्स आपको सीए इंटर में पढ़ने हैं। यानी जो चैप्टर्स आप पढ़ चुके हो सीए फाउंडेशन में, वो चैप्टर्स दोबारा आपको सीए इंटर में नहीं पढ़ने हैं। यानी कि द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आपका चैप्टर नंबर कौन सा, 7, 8 एंड 9, ये 3 चैप्टर्स ही आपके सिलेबस में आएंगे। सर ठीक है, अब सारा कंफ्यूजन हमारा क्लियर हो चुका है, मुझे पता है कंफ्यूजन आपका क्लियर हो चुका है। सर दूसरा एक्ट कौन सा है बेटा? दूसरा एक्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अच्छा सर इसमें क्या आएगा बेटा? इसमें प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, इन सब से रिलेटेड चर्चा हम इसमें करेंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 नेम पढ़ के ही आपको आइडिया लग गया होगा कि शायद किस तरह के टॉपिक्स इसमें होंगे। आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, मुझे पता है, आपको आइडिया लग गया था। अब देखिए थर्ड जो एक्ट आएगा वो है अपना द जनरल क्लोजेज एक्ट, द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। सर ये तो अलग ही नाम आ गया, ये तो कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा, नाम पढ़ के भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या है इसमें। ठीक है, तो जनरल क्लोजेज एक्ट 1897 में क्या है बेटा? इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बहुत सारे वर्ड्स की डेफिनेशंस हैं। अब क्या होता है कि इसमें अपने खुद के कोई प्रोविजंस नहीं है। कई बार क्या होता है, हम कोई एक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, सेल्स पढ़ रहे हैं, कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, नेगोशिएबल पढ़ रहे हैं, वहां पर कोई वर्ड आ गया, अब उस वर्ड का मीनिंग उस एक्ट में नहीं है, तो हमेशा हम जनरल क्लोजेज एक्ट में जाके देखते हैं, अच्छा इस वर्ड का मीनिंग जनरल क्लोजेज एक्ट में क्या है। यानी एक लॉ की डिक्शनरी है ये एक, ठीक है, जिसमें वेरियस वर्ड्स की डेफिनेशन है। लॉ को अंडरस्टैंड करने के कुछ रूल्स है कि इस वर्ड का मतलब ये है, इस रूल का मतलब ये होगा। तो अपने आप में कोई रूल्स नहीं है, दूसरे एक्ट्स को समझने में हेल्प करता है ये जनरल क्लोजेज एक्ट 1897। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे बेटा? जीसीए, जीसीए। ठीक है, सीए बनना है तो जीसीए आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा। ठीक है, और लास्ट में जो हमारा एक्ट आएगा वो है डियर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में आईओएस, ठीक है, आईओएस, एप्पल वाला आईओएस नहीं बेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू, लॉ वाला आईओएस। स्टैच्यू का मतलब लॉ होता है, स्टैच्यू मतलब वो बचपन वाला नहीं, गेम खेलते थे स्टैच्यू, एक मूर्ति होती है, नहीं वो वाला नहीं। स्टैच्यू का मीनिंग लॉ भी होता है, आपको आइडिया होगा। सर इसमें क्या है, ये इसका कोई ईयर नहीं है बेटा, ये एक्ट नहीं है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू में लॉ को इंटरप्रेट करने के कुछ रूल्स हैं। जैसे कई बार लॉ में कुछ वर्ड्स आ जाते हैं ना, जैसे अद्भुत वर्ड आ गया, कोई प्राइमा फेसी आ गया, कहीं पर कुछ लिखा हुआ है नॉट विद स्टैंडिंग, ऐसे कुछ अलग अलग वर्ड्स हैं, उन सब के मीनिंग बताए हुए हैं कि भाई लॉ को अंडरस्टैंड करना है, इस वर्ड का इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करो, इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करो। यानी जीसीए और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू दोनों में ही दूसरे लॉ को अंडरस्टैंड करने के कुछ रूल्स बताए हुए हैं। ठीक है, तो ये अदर लॉ में अपने 4 टॉपिक्स आएंगे, और ये आपके गाइज, ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके 40 मार्क्स के एग्जाम में पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स के होंगे। कंपनीज एक्ट जो है वो आपका 60 मार्क्स का आएगा। इस तरह से ये टोटल जो आपका मिला के जो वेटेज बनेगा 100 मार्क्स का पेपर बनेगा। सर ठीक है, अब हमें बात समझ में आ गई है पूरी। अच्छा सर एक बात बताओ, ये 70 और 30 वाला क्राइटेरिया इनमें प्रोपोर्शनेटली अप्लाई होगा? बिल्कुल, आपका ऐसा कहना बिल्कुल सही है। यानी कि ध्यान रखना, जो कंपनीज एक्ट है उसमें जो 60 मार्क्स है उसमें उसका 70% सब्जेक्टिव हो गया, यानी 42 मार्क्स का जो पेपर है हमारा वो क्या हो गया? सब्जेक्टिव बेस्ड हो गया, और 18 मार्क्स का पेपर यानी 30% पेपर क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव हो गया। और हम बात करें अदर लॉ की, उसमें भी सेम चीज अप्लाई हो जाएगी। 60 मार्क्स यानी 24 मार्क्स का पेपर क्या हो गया? सब्जेक्टिव, और आपका 16 मार्क्स का पेपर क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव हो गया। और फाइनली फिर आपका, सॉरी मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? अच्छा 28 हो गया, ठीक है 28, और ये 12 मार्क्स हो गया, ये 12 मार्क्स। तो फिर फाइनली आपको मैंने बताया था 70 और 30 का इस तरह से रेशियो रहेगा। ठीक है सर, अब फाइनली हमें बातें समझ में आ गई हैं।
ठीक है, अभी कुछ और मैं बोलूंगा, मुझे बोलने दो अभी, ठीक है। आपको अभी एक बार नहीं बोलना है, आपकी भी जो भी क्वेरीज है, मैं चैट बीच बीच में पढ़ रहा हूं वैसे आपकी, ठीक है। चैट नेसेसरी कमेंट ही सिर्फ आपको करने, 1 मिनट रुके भाई। हाँ जी, बात सबको समझ में आ गई होगी। अब देखिए मैं कुछ और बोलना चाहता हूं, मुझे कुछ और भी कहना है। हाँ सर, अब सबसे बड़ी दिक्कत आपके ये आती है सर, हमें आप क्या करोगे, आईसीआई की बुक से पढ़ाओगे, एमसीसी की अपनी कोई बुक है, कुछ शॉर्ट नोट्स लिखवाओगे, डिक्टेट करवाओगे, सर क्या करें कैसे करें? ठीक है, तो बेटा इस पे भी अपन चर्चा करते हैं कि अपना जो टीचिंग का पैटर्न क्या होगा। ठीक है, ये जो टीचिंग का पैटर्न है ये मेरा पैटर्न नहीं है, ये अपने इंस्टीट्यूट का ही पैटर्न है, इसी को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, इसी को फॉलो करके ही इतने बेहतरीन रिजल्ट आते हैं, ठीक है, जिनको देख के आपने हमारे यहाँ पे एडमिशन लेना तय किया था। तो टीचिंग के पैटर्न में आप एक बात बताओ, आपको सीए की डिग्री कौन देगा? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आपको सीए की डिग्री देगा। सर बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, उस इंस्टीट्यूट ने कुछ बुक्स निकाल रखी हैं, तो आप मुझे एक बात बताओ, उससे बढ़िया कोई बुक्स हो सकती हैं क्या? जो इंस्टीट्यूट आपको डिग्री देगा, उस डिग्री को लेने के लिए उसने कुछ पढ़ने के लिए अपनी कुछ बुक्स निकाल रखी हैं, तो उससे बढ़िया बुक्स कुछ भी नहीं हो सकती है। इसलिए हम स्ट्रिक्टली क्या करेंगे, जो भी पढ़ेंगे वो आईसीएआई की बुक से ही पढ़ेंगे, आईसीएआई के ही दोनों मॉड्यूल्स हम पढ़ेंगे। ठीक है सर, आईसीआई की तो बुक हमने सीए फाउंडेशन में पढ़ के देख ली, बहुत ही खतरनाक होती है। उसमें मतलब क्या होता है कि सर बहुत हार्ड होती है, लैंग्वेज थोड़ी मुश्किल होती है। बेटा मुश्किल तो होती है, ठीक है, मुश्किल यहां पर भी हो सकता हो, लेकिन आपको यहां पे बहुत मजा आएगा। उतनी मुश्किल नहीं होगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूं, उतनी मुश्किल किसी भी हालत में नहीं होगी। ठीक है, चलिए भाई। हाँ जी, हाँ, तो आईसीआई की बुक हमें स्ट्रिक्टली पढ़ना है, ठीक है, आईसीएआई की बुक ही हमें स्ट्रिक्टली पढ़नी है। ओके सर, हम आईसीआई की बुक ही स्ट्रिक्टली पढ़ेंगे। सर इसमें कुछ लैंग्वेज हार्ड हुई, बेटा देखिए 7 ईयर से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, और पहले तो ये मानो कि मैं अकेला ही पढ़ाता था इंटर में, अभी बहुत सारे बैचेज बनने लग गए तो बाकी फैकल्टीज भी हैं, बट 90% बच्चे मैंने ही पढ़ाए हैं सी इंटर में पिछले 7-8 साल में एमसीसी में। वैसे 7 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस कम से कम 50 साल का मानता हूँ। सर 50 के तो आप खुद नहीं लगते, एक्सपीरियंस कहाँ से हो गया? बेटा नॉर्मल टीचर साल में 2-3 बैच पढ़ाते हैं, मैं साल में 15 बैच कम से कम सीए इंटर के पढ़ाता हूँ। तो अब आप उस तरह से कितना पढ़ाया है, जैसे क्रिकेटर है तो उसका एक्सपीरियंस एज वाइज नहीं देखते, कितना मैच खेला है ये, उसके हिसाब से देखते हैं क्या एवरेज है। तो मैं भी अपना एक्सपीरियंस वैसे ही काउंट करता हूँ, तो मेरे हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस शायद उस मामले में जयपुर में तो सबसे ज़्यादा है डेफिनेटली। ठीक है, तो आईसीआई की बुक में अब मेरे को ये भी पता है कि कौन सी लाइन आपको तंग कर रही है, इस प्रोविजन में हो सकता है आपको दिक्कत हो पढ़ने में, वो चीज़ मैं आपको डिक्टेट करवा दूंगा। ठीक है, उसके बारे में आप निश्फिक्र रहो, मुझे पता है कि यार ये चीज़ें बच्चों को दिक्कत करेगी, वो चीज़ मैं आपको डिक्टेट करवा दूंगा। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है सर, अब आपके मन में ये डाउट आ सकता है सर आईसीआई की बुक तो चलिए हम पढ़ लेंगे, आपके साथ साथ आप पढ़ा दोगे, और इंटर में भी लगभग 70-80% केस स्टडी आती है, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ही अपने को लेकर आनी है। ठीक है, गोपाल बोल रहे हैं सर आईपीसीसी इंग्लिश में करें या हिंदी में? सर मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं, बेटा आप 1-2 दिन पढ़ के देख लें, आपको इंग्लिश में दिक्कत है तो आप हिंदी में स्विच ओवर कर जाना। ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हिंदी से इंग्लिश में स्विच किया है इंटर में। ठीक है, तो आपको दिक्कत हो तो आप स्विच कर जाना, अदरवाइज ठीक है चलने देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इवन मैं आपको बताऊं, मैंने खुद ने भी अपनी जो है वो, मैं हिंदी मीडियम से ही था, 12वीं क्लास तक 12th क्लास तक मैंने खुद ने भी हिंदी मीडियम से ही पढ़ा। 1 साल जरूर मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था, बाद में आप देखिए कि मैंने भी, हमारे टाइम में फाउंडेशन की जगह सीपीटी होता था, तो वो मैंने हिंदी में किया, आईपीसीसी से फिर मैं इंग्लिश में आ गया, अभी आप लोगों को इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। फिर भी दिक्कत हो, क्योंकि थोड़ा इंटर में टाइम कम रहता है, तो आप पढ़ के देख लीजिए, बाद में आप स्विच कर सकते हैं। तो आईसीआई की बुक आपको स्ट्रिक्टली पढ़नी है। ठीक है, अच्छा सर एक बात बताओ, हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करें? क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन एक तो मैं आपको आईसीआई की बुक में आपको पढ़ाऊंगा ही, क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए। ठीक है,
कि सर क्वेश्चन कैसे आते हैं उसकी प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आपको एमसीसी से एक एमसीसी स्मार्ट कंपाइलर मिलेगा। वो स्मार्ट कंपाइलर मैंने ही बनाया है। कंपाइलर भाई स्पेलिंग देख लेता हूं मैं, सही है क्या? चलो सही होगी, ठीक है। एमसीसी स्मार्ट कंपाइलर मिलेगा, एक मिनट। एमसीसी स्मार्ट कंपाइलर आपको मिलेगा, इसमें आपके क्वेश्चंस है। अच्छा, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है बेटा? एमसीसी स्मार्ट कंपाइलर में आपको पता है आईसीएआई का चैप्टर खत्म होता है और आईसीएआई के बुक के पीछे के कुछ क्वेश्चंस हैं। आईसीएआई ने हर चैप्टर खत्म होने के बाद में कुछ अच्छी अच्छी केस स्टडी दे रखी है अपने बुक के पीछे, हर चैप्टर में, फाउंडेशन में नहीं है। इंटर में मटेरियल भी जबरदस्त है, मतलब बहुत सिस्टमेटिक बनाया हुआ है फाउंडेशन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो केस स्टडी भी है उसकी। तो वो जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, ये आईसीआई के बुक के क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में करवाऊंगा, ठीक है। कि भाई देखो ये क्वेश्चन है, इस तरह से इसका आंसर जाएगा, ऐसे प्रोविजन लिखना है, ऐसे फैक्ट्स और वो सब, ठीक है। उसके अलावा उस एमसीसी की स्मार्ट कंपाइलर में आपके कुछ पास्ट ईयर्स क्वेश्चन हैं, पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस, जिनको हम सजेस्टेड आंसर्स के नाम से जानते हैं। वो पास्ट ईयर क्वेश्चन जब से सीए इंटरमीडिएट हमारा स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी हैं। तो उससे आइडिया लग जाएगा पास्ट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए, उसी बेस पे आपके क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चंस भी मैं आपको कोशिश करूंगा क्लास में ही करवाऊं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इसमें हमारे एमटीपीज के क्वेश्चंस है। सर ये एमटीपी क्या होते हैं बेटा? आपको पता है आईसीआई हर अटेम्प्ट में अपने कुछ मॉक टेस्ट पेपर्स निकालता है, उसमें कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। तो आईसीआई ने अभी से लेके जब तक के मॉक टेस्ट निकाले हैं वो सारे क्वेश्चंस भी इसमें डाल रखे हैं। ये क्वेश्चंस मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप होमवर्क में करोगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाने लग गया तो नवंबर अटेम्प्ट आ जाएगा और सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। इसमें कोई डाउट है तो आप वो डाउट मुझसे पूछ लेना, ठीक है। इसके अलावा एमसीसी स्मार्ट कंपाइलर में हमारे आरटीपी हैं। आईसीआई क्या करता है, हर अटेम्प्ट के कुछ रिवीजन टेस्ट पेपर भी निकालता है। आरटीपी आपके अटेम्प्ट में भी आई थी, याद करो, आपने ध्यान दिया हो, आरटीपी के क्वेश्चंस होते हैं। ये भी आपसे मैं उम्मीद करता हूं आप ये घर पे ही करोगे। मैं आपको केवल आईसीआई के बुक के क्वेश्चन और पास्ट ईयर के क्वेश्चंस मैं आपके क्लास में लूंगा। अच्छा, इसके अलावा एमसीक्यूज भी हैं प्रैक्टिस के लिए, ये भी मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप ये होमवर्क करोगे, ठीक है। जो डाउट होगा वो आप मुझसे पूछ लोगे। तो एमसीक्यूज भी हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। ये जबरदस्त एमसीसी का स्मार्ट कंपाइलर है और ये जो स्मार्ट कंपाइलर है इसकी हार्ड कॉपी हम आपको देंगे, हम देंगे। आईसीआई की बुक की आप फोटोकॉपी, आपको हम सॉफ्ट कॉपी भेजेंगे क्योंकि वो आईसीआई से आपको मिली जाएगी। जब तक नहीं आती है तब तक आप प्रिंट आउट निकलवा लेना, आपको सॉफ्ट कॉपी मिल गई होगी आईसीआई की बुक की, ठीक है। 5 चैप्टर्स एक बार आपको दिए हैं हमने पहले, ठीक है, वो पहले मैं पढ़ाऊंगा। ये इसकी हार्ड कॉपी देंगे हम। जो बच्चे जयपुर में रहते हैं, लोकल हैं, वो हमारे रिसेप्शन से आके हेड ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हैं। और सेंटर पे भी शायद पता नहीं सुविधा है या नहीं है, मेरे हिसाब से होनी चाहिए। विद्याधर नगर, वैशाली नगर, उधर भी कोई पास में रहता है। अच्छा, उसके अलावा जो बच्चे सर हम जो बाहर के उनको एमसीसी कोरियर कर देगा, हार्ड कॉपी हम आपको भेज देंगे, ये आपको पता है, ठीक है। आईसीआई की जो बुक की सॉफ्ट कॉपी है उसमें आपको, अच्छा सर आप हमें पहले कौन सा पढ़ाओगे उसका प्रिंट निकलवा लें। पहले कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे, जो बड़ा है, जो मेन पोर्शन है उस पर हमें कमांड लेके आनी है। पहले 60 मार्क्स का आपका कंपनीज एक्ट हम कवर करेंगे, ठीक है। पहले 60 मार्क्स का कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे। अच्छा, कंपनीज एक्ट में टोटल 10 चैप्टर्स हैं। हम चैप्टर 1 में तो डेफिनेशंस है, वो लास्ट में करेंगे। चैप्टर 2, 4, 5 सॉरी 2, 3, 4, 5 और चैप्टर 8, ये 5 चैप्टर की एक फाइल आपको पीडीएफ मिली होगी, उसका आप प्रिंट निकलवा लेना, ठीक है। कंपाइलर बना लेना। रिजल्ट आने तक लगभग 1.5-2 महीने तक वही 5 चैप्टर्स चलेंगे। उसके बाद में आईसीआई की बुक आ जाएगी, आप रजिस्ट्रेशन करवा दोगे तो ओके सर, ठीक है। अच्छा, उसमें मैं चैप्टर 8 लूंगा कल से, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड वाला चैप्टर्स कल से हम पढ़ेंगे। तो आई होप बात आपको समझ में आ गई। पेपर का पैटर्न क्या है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आपको बता दिया, सिलेबस में क्या आएगा, ठीक है, पेपर किस तरह से आएगा, टीचिंग पैटर्न भी बता दिया। अब आपके मन में एक डाउट और हो सकता है, सर ऑप्शन वाला क्वेश्चन सीए इंटर में भी आता है क्या? यस, देखो एमसीक्यू में कोई ऑप्शन नहीं रहेगा भाई, एमसीक्यू में कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। 30 मार्क्स के एमसीक्यू में 30 में से 30 करना है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अरे यार क्या करोगे, मतलब अभी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है और आपको फिर क्या दो, ऑप्शन भी दो, एमसीक्यू में भी ऑप्शन दो। ऐसा इतना भी आईसीआई बोलता भैया सीए कर रहे हो, बीए नहीं कर रहे, आपको जो इतना जो है वो इजी बोल दे दे और आप सिक्सर मार दो, नहीं। अच्छा, सब्जेक्टिव में बिल्कुल एमसीक्यू होगा, सॉरी ऑप्शन होगा।
सब्जेक्टिव में क्वेश्चन 1 कंपलसरी होता है, वही पैटर्न रहेगा जो फाउंडेशन में था, और बाकी आपके सामने कुछ 6 क्वेश्चन होंगे 2 से लेके 7 तक, उसमें से कोई 5 क्वेश्चंस करने, वही ए बी सी रहेंगे। क्वेश्चन ए में 1 ए बी सी ऐसे 5 5 5 4 ऐसे ही क्वेश्चन आपके सी इंटर में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, आई होप इससे रिलेटेड बात भी आपकी कवर हो गई होगी। ठीक है, अब देखिए कुछ चैट में पढ़ लेता हूं। पूजा कह रही है सर गूगल पे बता रहे हैं 4 जनवरी को रिजल्ट्स आ जाएगा, क्या ये सच है क्या? बेटा रिजल्ट्स के बारे में बहुत ज्यादा अफवाहें उड़ती हैं, बट मैं आपको बताऊं जब भी रिजल्ट आएगा उससे 5-6 दिन पहले आईसीएआई की बिल्कुल जो ऑफिशियल वेबसाइट है ICAI.org, उस पे नोटिफिकेशन वाला कॉलम है, उसमें आप चेक करते रहें, वहां पे नोटिफिकेशन आ जाए, वही सत्य है, बाकी सारी चीजें अफवाहें हैं। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर भी मैं आपको दूंगा, राघव कह रहे हैं कॉन्टेक्ट नंबर। सर प्रॉब्लम कहाँ पूछनी होती है? प्रॉब्लम ड्यूरिंग क्लास में पूछ सकते हैं, ज़्यादा है तो मैं नंबर आपको शेयर कर दूंगा, आप पूछ लेना। सर आप कल से नोट्स भी प्रिपेयर कर, नहीं नोट्स बेटा देखो नोट्स लिखवाने लग गया तो बेटा इंटर का सिलेबस बहुत बड़ा है, आपको पता है 8 सब्जेक्ट्स हैं, वो अटेम्प्ट आ जाएगा, होगा ही नहीं। आईसीआई की बुक से पढ़ेंगे बहुत मजा आएगा, कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, ज़्यादा रटना है नहीं, क्योंकि ज़्यादा केस स्टडी टाइप क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, और कुछ जहाँ पे टेक्निकल बातें होंगी वो मैं आपको लिखवा दूंगा। अच्छा, उसके अलावा और कुछ चैट सारी हैं, वो मैं देख लेता हूं। आयुषी कह रही है सर प्लीज टेल हाउ कैन वी आस्क डाउट आफ्टर द सेशन। डाउट, कोई भी डाउट है तो मैं आपको डाउट के लिए प्रॉपर टाइम क्लास में भी दूंगा, उसके बाद में कोई डाउट होता है तो मैं नंबर आपको शेयर कर देता हूं, अभी बता दूंगा, उस पर आप व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, आपको रिप्लाई आपको पता है मिल जाएगा, और मेरा रिप्लाई बेटा डेफिनेटली मैं 24 आवर्स में रिप्लाई दे ही देता हूं। ठीक है, और शायद मेरी वजह से ये सिस्टम बना है, क्योंकि मैं रिप्लाई बच्चों का करता हूं डेफिनेटली। हाँ, तो दक्ष छाजेड़, अच्छा दक्ष छाजेड़ शायद मेरे पेन ड्राइव स्टूडेंट है सीए फाउंडेशन में, ब्यावर से, वही दक्ष है क्या? एक बार बता दें मुझे। सर एमसीसी बुक रिजल्ट के बाद देगी या पहले? रिजल्ट के बाद देगी या पहले? नहीं बेटा पहले ही देंगे हम आपको। ठीक है, आपको शायद कोरियर हो जाएगा वो। सर अमेंडमेंट्स का क्या चक्कर है वो भी बता दो। बिल्कुल अमेंडमेंट्स पे चर्चा करूंगा मैं सर। नो, अच्छा दक्ष बोल रहे हैं, यस सर। अच्छा अच्छा सर, अभी स्टार्टिंग में लगभग कितने आवर्स की स्टडी कितने आवर्स की स्टडी होगी? बेटा स्टडी तो कितने आवर्स की स्टडी देखो कितने आवर्स की क्लास होगी, तो आपको पता है फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट थे, अभी 8 सब्जेक्ट है, तो क्लास का तो आप सोच सकते हो कि कैसे होगी, आपको पता ही होगा। ठीक है, कुछ सीनियर से अभी मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बट अगले 5-6 महीनों तक स्ट्रांग रहना है। ठीक है, कुछ भी आंखें दुख रही हो, थोड़ी बहुत दुख रही है, दुखने दो, क्लास मिस नहीं करनी है, अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, 8 घंटे की क्लास होगी, हाँ बाद में लगभग 8 आवर्स की क्लास चलेगी आपकी। ठीक है, अच्छा मोनिका बोल रहे हैं टोटल 20 बुक्स हैं आईसीआई की। बेटा बिल्कुल आईसीआई की बुक बहुत ज्यादा ऐसी है इंटर में। अभी एक बार आपने वो चुटकुले चलते हैं, ऐसे कुछ जोक्स चलते हैं कि एक बंदा जो है वो क्या जहर मांगने गया किसी दवाई की, मेडिसिन वाली शॉप पे, तो मेडिसिन वाले ने जो है वो उसको सीए इंटरमीडिएट्स की बुक्स दे दी। ठीक है, तो चलिए, तो हिंदी मीडियम की क्लास स्टार्ट करेंगे, जल्दी करेंगे थ्योरी की। ठीक है, चलो डेली मेरी क्लास इसी टाइम पे होगी, कुछ चेंज होता है तो आपको बता देंगे। सेक्शन, हाँ सेक्शन याद करना जरूरी नहीं होता, गलत लिख दोगे तो पूरे मार्क्स कट जाएंगे, वो सिलेबस के साथ साथ मैं आपको बता दूंगा। अच्छा अमेंडमेंट्स का क्या चक्कर है, ये मुझे किसी ने सवाल पूछा था। बेटा देखो आपका अटेम्प्ट होगा, ध्यान रखना, नवंबर 2021, और मोस्ट प्रोबेबली शायद 2 नवंबर को आपका अकाउंट्स का पेपर होता है, मतलब सीए इंटर वालों का 2 नवंबर को अकाउंट्स का पेपर होता है, 4 तारीख को लॉ का, 6 को कॉस्टिंग का, ऐसे एक दिन का गैप रहता है। फाउंडेशन में भी ये रहता है। अनफॉर्चुनेटली आपके साथ थोड़ी दुर्घटना घट गई थी इस बार। हाँ सर, हमारे तीनों पेपर लगातार एक साथ हो गए। ठीक है, ऐसा उम्मीद करते हैं इंटर में नहीं होगा, कभी हुआ भी नहीं है इंटर में ऐसा। ठीक है, अब हाँ, अब ध्यान रखना है अमेंडमेंट्स क्या होता है। नवंबर 2021 में डियर आपका अटेम्प्ट है, तो हमेशा ध्यान रखना अमेंडमेंट 6 महीने तक के पहले के अमेंडमेंट्स आपके आते हैं, यानी अप्रैल 2021 तक के जो अमेंडमेंट्स हैं वो आपके एग्जाम में आएंगे। सर फिर तो अप्रैल आया ही नहीं।
बेटा आईसीआई ने अभी 5-7 दिन पहले मई 2021 के लिए अपनी बुक्स निकाली है वेबसाइट पे, लेटेस्ट मटेरियल से पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें अक्टूबर 2021 का एडिशन है, अक्टूबर 2021 तक के एडिशन उसमें अमेंडमेंट्स है। अप्रैल तक के जो अमेंडमेंट्स होंगे वो ज्यादा होते नहीं है, कंपनीज एक्ट में थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स होते हैं, वो मैं आपको जैसे ही वो अमेंडमेंट्स होंगे उस हिसाब से मैं आपको चीजें बता दूंगा कि भाई यहां पर ये चीज है, यहां पर ये। फाउंडेशन में भी आपने देखा होगा 4-5 जगह होते हैं, यहां पर भी कोई 8-10 जगह हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो अपन लेटेस्ट मटेरियल से पढ़ेंगे मई 2021। किसी के पास पुराना मटेरियल होगा हार्ड कॉपी में, पुराना मटेरियल नहीं चलेगा, पुराना मटेरियल नहीं चलेगा, नए मटेरियल से ही आपको पढ़ना है। ओके सर, ये बात भी समझ में आ गई है। अब देखिए समय हो गया।